कांता की दो बेटियां थी, रिया और काजल, और दोनों बहनों में बड़ा ही प्यार था। वो दोनों ही बहन खुद से पहले एक दूसरे के बारे में सोचती थी। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी माँ कांता के साथ मार्केट जाती है और उसको एक ड्रेस पसंद आती है और उस ड्रेस को देखकर रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना, ये ड्रेस कितनी सुंदर है ना। हाँ बेटा, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। एक काम कर, तू इस ड्रेस को जल्दी से पैक करवा ले। और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो तेरा बर्थडे आ रहा है, तो इस ड्रेस को अपने बर्थडे पर ही पहन लियो। माँ ये ड्रेस मैं अपने लिए नहीं, बल्कि ये ड्रेस मैं काजल दीदी के लिए ले रही हूँ। उन्हें बहुत पसंद आएगी। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए कुछ लेने की, समझी? वो काम करती है, खुद खरीद लेगी अपने लिए। माँ आप दीदी से इतना चिढ़ती क्यों हैं? मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, आप हमेशा उनमें और मुझ में भेदभाव करती रहती है। आखिर आप दीदी से प्यार क्यों नहीं करती? देख रिया, मैं तेरी इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, इसलिए अब तू चुपचाप से घर चल। माँ मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। जब तक आप मुझे ड्रेस नहीं दिलाओगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। पर रिया, तू इतनी जिद क्यों कर रही है? उसके लिए इतनी जिद्दी क्यों बन रही है तू? आप उन्हें कुछ नहीं मानती होगी, पर वो मेरे लिए 1000 में मेरी बहना है। रिया की ऐसी जिद को देखकर ना चाहते हुए भी कांता को वो ड्रेस दिलानी ही पड़ती है। जिसके बाद रिया और कांता अपने घर चले जाते हैं और वहीं काजल अपने ऑफिस से अपने घर आ रही होती है। तभी उसकी नजर एक बूट पर पड़ती है। उसको देखकर काजल खुद से बोलती है, रिया का जन्मदिन आने वाला है, क्यों ना मैं उसको ये बूट गिफ्ट कर दूं। वैसे भी उसका काफी मन है बूट लेने का। अब क्या था, काजल उस बूट का रेट दुकानदार से पूछती है। भैया ये बूट कैसे दिए? बहन जी ये बूट 2000 के। ये तो बहुत महंगे हैं, पर क्या करूं, उसको ऐसे बूट पहनने हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, सैलरी भी नहीं आई है, साथ ही उसका बर्थडे भी आने वाला है। ऐसा करती हूँ, मैं खरीद लेती हूँ, कुछ दिन ऑफिस पैदल आ जाऊंगी। इतना सोचकर काजल अब उस बूट को खरीद लेती है और जब वो घर आती है तब वो अपनी बहन को आवाज लगाते हुए कहती है, रिया, रिया कहाँ है तू? ये लड़की भी ना जाने कहाँ चली गई है। आ गई दीदी आप। आपको पता है आज क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता कि आज क्या हुआ, और सच कहूँ तो मुझे जानना भी नहीं है। दीदी कैसी बात कर रही हो आप? आपको पता भी है आपके लिए मैं क्या लाई हूँ। रिया के मुंह से सामान लेने की बात सुनकर काजल सब कुछ समझ जाती है कि आज भी उसने माँ से बहस की है। जिसके बाद, रिया सच बताना, आज भी तूने माँ से बहस की है ना? लेकिन क्यों? तुझे कितनी बार कहूँ मैं, माँ है वो, माँ से बहस नहीं करना चाहिए। नहीं दीदी, आप मुझे ऐसे क्यों बोलती है? आप जानती हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि तू माँ से लड़े। अच्छा छोड़ो ना इन सब बातों को। आपको पता भी है मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई है? तुझे मेरी कसम सच सच बता, क्या लाई है तू मेरे लिए? रुको मैं अभी दिखाती हूँ कि मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। रिया काजल को रुकने के लिए बोलती है और थोड़ी देर बाद वो अपने हाथों से वही प्यारी सी ड्रेस ले आती है और अपनी बहन को देते हुए बोलती है, ये रही आपकी ड्रेस। याद है जब हम घूमने गए थे तब आपको ये ड्रेस कितनी पसंद आई थी, पर पैसे न होने की वजह से आपने इस ड्रेस को नहीं खरीदा। तो आज जब ये ड्रेस मुझे डिस्काउंट पर मिली तो मैंने आपके लिए खरीद ली। सच में रिया, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे पास ये ड्रेस है। खैर छोड़ इन सबको, तुझे पता है मैं भी तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा, और वो क्या है? जल्दी बताओ। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। तुझे ये चाहिए था ना? वाह दीदी, ये क्या है? इसे जल्दी से खोलकर देखती हूँ मैं। इसको खोल तभी तो पता चलेगा ना। अब तू इसको खोल और मैं गाना गाती हूँ। हाँ सही कहा दीदी आपने। मैं इस गिफ्ट को खोलती हूँ और आप गाना गाइए। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। वाह दीदी, ये तो वही बूट्स है जो मुझे चाहिए थे, पर आप इस बूट को कैसे लेके आई? ये तो बहुत महंगे है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझी पगलू? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कांता आती है और अपनी बेटी को काजल के लिए एक बूट पर खुश होते हुए देखकर बोलती है, रिया ये क्या है तेरे हाथों में, सड़क छाप चीज? माँ ये कोई सड़क छाप की चीज नहीं, बल्कि मैंने इसको दुकान से खरीदा है।
मुझसे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है काजल, इसलिए अब तू यहाँ से जा सकती है। जी माँ, जैसा आप कहें। मैं तो बस रिया को खुश करने के लिए ये लेकर आई थी। काजल अब अपने कमरे में जाने लगती है तो वही ये सब कुछ देखकर रिया अब अपनी माँ से बोलती है। माँ, आप हमेशा ही दीदी से क्यों चिढ़ती रहती हो? आखिर क्यों? आप उनसे इतनी नफरत करती हो, कोई तो रीजन होगा ना? तुझे रीजन जानना है ना, तो सुन मेरी बात। ये मेरी बेटी नहीं है। तेरे पापा इसको सड़क से उठा कर लाए थे और संभाल रहे थे। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक दिन ये तेरे पापा को लेकर बाहर गई, तब उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मरते मरते मुझसे वचन ले गए कि मैं इसका ख्याल रखूंगी अच्छे से। उनके मरने की वजह आज भी मैं इस लड़की को मानती हूँ, इसलिए मैं नफरत करती हूँ इससे। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। दीदी उस समय खुद एक बच्ची थी और पापा के मरने की वजह एक एक्सीडेंट थी। अब आप ही बताओ, भला दीदी की इसमें क्या गलती है? आप दीदी से उस चीज के लिए नफरत करती आ रही हो जिससे दीदी का कोई लेना देना ही ना हो। तू मुझे मत समझा, समझी? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं है। माँ, देखना एक दिन आपको आपकी बेटी पर बहुत गर्व होगा। जिस तरह हर समय मैं बोलती रहती हूँ ना, ठीक उसी तरह से आप भी बोलोगी, 1000 में मेरी दोनों बेटियाँ हैं। रिया की बात सुनकर फिर कांता चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है। एक दिन रिया अपने कॉलेज से घर जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वहाँ के आसपास के लोग रिया को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं और उन्हीं में से एक आदमी रिया के फोन से उसकी बहन को फोन करता है। हेलो जी, आप रिया के घर से बात कर रहे हो क्या? हाँ, मैं रिया की बड़ी बहन बोल रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? और आपके पास मेरी बहन का फोन कैसे आया? मेरी बहन कहाँ है? जी, वो आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में एडमिट है। आप जल्दी से ना सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। अब काजल ना आप देखती है और ना ही ताव देखती है। वो दौड़ती हुई सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सिटी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो अपनी माँ को फोन कर बुलाती है और थोड़ी देर बाद जब कांता हॉस्पिटल आती है, तब अपनी रिया की ऐसी हालत देखकर कांता रोते हुए काजल से कहती है, अब तुझे सुकून मिल गया ना? पहले तो मेरे पति को खा गई और अब मेरी बेटी को। अरे तू चाहती क्या है, ये बता मुझे। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे पास तो किसी आदमी का फोन आया था और जब मैं यहाँ आई तब मैंने रिया को। कांता उससे कुछ बोल पाती उससे पहले वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं, क्या आप ही रिया के घर वाले हैं? हाँ डॉक्टर, मैं ही रिया की माँ हूँ। देखिए, आपकी बेटी की किडनी डैमेज हो चुकी है। हमें उसका ऑपरेशन कर उनकी किडनी निकालनी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद हम उनको नहीं बचा पाएंगे। तो कर दीजिए ना ऑपरेशन, किस बात की देरी है? देरी की कोई बात नहीं है, बात चिंता की है। आपकी बेटी की एक किडनी नहीं बल्कि दोनों किडनी डैमेज हो गई है और अब उनको जिंदा रहने के लिए एक किडनी की जरूरत तो पड़ेगी ही। कांता कुछ बोलती उससे पहले ही काजल बोल पड़ती है, तो देर किस बात की डॉक्टर? आप मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन मेरी बहन को प्लीज बचा लीजिए। डॉक्टर काजल की बात सुनकर उसको रिया के पास ले जाता है और कुछ देर बाद ही काजल अपनी बहन को एक किडनी दे देती है। ये देख कांता को अपनी बेटी की बात याद आती है और वो खुद से बोलती है, सही कहा था रिया ने, एक दिन मुझे काजल पर गर्व होगा। मुझे माफ करना काजल बेटा, मैं हमेशा तुझ में और रिया में भेदभाव करती रही, पर अब मैं तुम दोनों को एक समान प्यार दूंगी। कांता जो बोलती है वही करती है। कुछ दिनों बाद काजल और रिया अपने घर आ जाती है, जिसके बाद अब सभी खुशी से रहने लगते हैं। अपनी माँ के बदलाव को देख रिया आखिर में बोल ही देती है, मैंने कहा था कि आप भी बोलोगी कि 1000 में आपकी बेटी है। हाँ, सही कहा था तूने, मैं ही काजल को कभी समझ नहीं पाई। अब बस कर तू तो मेरी जान है, क्योंकि 1000 में मेरी बहना है। देर से ही सही, लेकिन कांता को समझ आ जाता है कि काजल का उस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था और जब कांता काजल को समझाती है तो उसके साथ रहने लगती है। आशिका और नमन जैसे ही फिल्म देखकर घर आते हैं, तभी नमन की माँ सुजाता हॉल में बैठी होती है और अपने बेटे बहू को आते देखकर बोलती है, आ गए दोनों मियाँ बीवी? कहाँ घूमने गए थे मुझे बिना बताए? कहीं नहीं माँ, वो हम तो। नमन, कोई जरूरत नहीं है बताने की कि हम कहाँ गए थे। क्या बोल रही हो माँ के सामने? तुम्हें अपनी लंका लगवानी है क्या? अच्छा बहू, ज्यादा खुल गई है आज अपने पति के साथ बाहर जाकर। चुपचाप बता, कहाँ गई थी मेरे बेटे को लेकर? तेरे को एक बार बोला ना मैं नहीं बताएगी, तो मतलब नहीं बताएगी। आशिका है मैं, आशिका। तेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से बोलेगी मैं। इतना बोलकर आशिका कमरे में चली जाती है, लेकिन उसका ये अंदाज देखकर सुजाता नमन से बोलती है, क्या है आखिर ये? और बहू की अचानक ही भाषा कैसे बदल गई?
कल तक जो मेरे आगे मुंह नहीं खोलती थी, आज ऐसे अकड़ कर बोल कर गई है। वो माँ, हम एक दूर मंदिर गए थे तो उसकी वजह से थक गई है, इसीलिए ऐसे जवाब दिया। आप चिंता मत करो, सुबह तक ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर नमन भी कमरे में चला जाता है, लेकिन सुजाता गुस्से में बोलती है। इसकी थकान तो मैं उतारूंगी कल। अगली सुबह सुजाता उठकर अपनी चाय का इंतजार करती है, लेकिन बहुत देर तक भी जब उसकी चाय नहीं आती तो वो अपनी बहू को आवाज लगाकर बोलती है। आशिका बहू, अरे कहाँ मर गई सुबह सुबह? मेरी चाय कौन देगा आज? आशिका बहू। आशिका के न आने पर सुजाता उसके कमरे में जाकर देखती है कि उसकी बहू बड़े मजे से सो रही है, जिस पर वो गुस्से में बोलती है। आशिका बहू उठो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो 10-10 बजे तक सो रही हो। मुझे और सोना है, सोने दो ना सासू माँ। मैंने कहा उठ। अपनी सास की तेज आवाज सुनकर आशिका को गुस्सा आता है और वो उठकर चिल्लाते हुए बोलती है। मुझे नींद आ रही है तो मैं सोऊंगी, आपके कहने से मैं उठेगी नहीं साला। इतना बोलकर आशिका दोबारा से सो जाती है और सुजाता उसके इस बर्ताव को देखकर दंग रह जाती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। बेचारी अपनी बहू के पुष्पा बनने के कारण उसे खुद ही चाय बनानी पड़ती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। शाम के वक्त दोनों सास बहू बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी सुजाता से टीवी का रिमोट उठाते हुए टेबल के नीचे गिर जाता है और वो अपनी कमर दर्द के चलते आशिका से बोलती है। बहू जरा रिमोट उठाइयो, मेरी कमर दर्द है, झुका नहीं जाएगा। आप ये बहाने मुझे अपने कदमों में झुकाने के लिए कर रही है ना, लेकिन मैं भी पुष्पा हूँ, पुष्पा। मैं झुकेगा नहीं साला। आशिका अपनी सास को एक बार फिर से उल्टा जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती है, जिस पर बेचारी सुजाता बोलती है। कहीं बहू के अंदर किसी चुड़ैलिया भूत का साया तो नहीं? कल रात से अजीबोगरीब बातें कर रही है। कोई पुष्पा नाम की औरत का भूत समा गया है इसके अंदर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी बहू के इस बदले बर्ताव को सुजाता ऊपरी चक्कर समझकर उसे ठीक करने के लिए एक बाबा को घर बुलाती है। अगले दिन जब नमन ऑफिस होता है और आशिका सो रही होती है, तभी सुजाता बाबा कालीदास के साथ घर में आती है और अपनी बहू के कमरे के बाहर खड़ी होकर बाबा से बोलती है। बाबा, मेरी बहू के अंदर कोई पुष्पा नाम की औरत की आत्मा आ गई है, आप उसको बाहर निकाल दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नो फियर, जब बाबा इज हियर, मैं यहाँ एक कोला बना रहा हूँ। अपनी बहू को लाकर इसमें बैठा देना, समझी? ठीक है बाबा। बाबा कमरे के बाहर एक घेरा बनाकर उसमें आशिका को बैठाने का आदेश देता है। सुजाता अपनी बहू के कमरे में जाकर सोती हुई आशिका को अपने कंधे के सहारे उठाकर बाहर ला ही रही होती है कि तभी आशिका की नींद खुलती है और वो खुद को ऐसे देखकर बोलती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही थी? छोड़िए मुझे। और ये चिरांद कौन है? तुम्हारी बहू के अंदर एक बहुत ही बदतमीज आत्मा घुसी है, इसको निकालना जरूरी है। जल्दी इसको यहाँ बैठाओ। ए सब्जी मंडी के सड़े हुए बैंगन, मैं तेरे कहने से बैठेगी नहीं साला। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो निकल यहाँ से। तू जानती नहीं है कि मैं कितना बड़ा जाना पहचाना बाबा हूँ। अरे तेरी जैसी फूल को तो मैं यूं ही चटकियों में निकाल फेंकेगा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझ लिया क्या? फायर है मैं, फायर। इतना बोलते ही आशिका खुद को अपनी सास के हाथों से छुड़वाकर उस बाबा के कान के नीचे लगाती है, जिसके बाद वो अपने एक हाथ को अपने गाल पर रखकर अपना सारा सामान लेकर भागता है। ये देखकर सुजाता बोलती है। अरे बाबा, मेरी बहू के अंदर की आत्मा को तो भगाओ। मैं ही नहीं बचूंगा तो आत्मा कहाँ से निकालूंगा? मेरे से नहीं होगा ये काम, किसी और से करवा लो। बाबा तो निकल लेता है। उसके बाद आशिका अपनी सास को घूरते हुए बोलती है। माँ जी, आज तो आपने ऐसा कर दिया, आगे से ऐसा मत करना, वरना इन बाबाओं के साथ आप भी बाहर जाती नजर आओगी। क्योंकि मैं इधर आपके सुनने नहीं, अपनी सुनाने आई हूँ। पुष्पा हूँ मैं, पुष्पा। किसी कीमत पर झुकेगी नहीं साला। बहू, मैं आगे से कुछ नहीं कहूँगी तुझे, मुझे जाने दे। नमन बेटा,
मुझे ना बहू के अंदर ना किसी आत्मा का साया लगता है। बड़ी ही अजीब सी हरकतें कर रही है 1-2 दिन से। अजीब हरकत मतलब सर के बल नाच रही थी क्या? उठ जाएगी तो बैठेगी नहीं, कहती मैं बैठेगी नहीं साला। बर्तन धोने को बोलो तो कहती है मैं घिसेगी नहीं साला। पोछा लगाने को कहो तो कहती है मैं झुकेगी नहीं साला। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो लगता है कोई भूत है। मैंने तो एक बाबा को भी बुलाया था लेकिन बहू ने उसे भी भगा दिया। माँ मैं बात करता हूँ उससे। ये आशिका पुष्पा देखकर पागल हो गई है। अगर माँ को पता चला ये पुष्पा फिल्म के साइड इफेक्ट हैं, तो वो मुझे और आशिका दोनों को घर से निकाल देंगी और कहेंगी मैं तुमको घर में लूंगी ही नहीं साला। नमन अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो उसको कमरे से गाने की आवाज आती है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि आशिका गाना गाते हुए डांस कर रही है। तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली नैना मोदक बर्फी। आशिका ये क्या कर रही हो? तुम तो पुष्पा देखकर बोरा ही गई हो। पता है माँ को लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई आत्मा है। अरे ये तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने से सासू माँ मेरे से डर तो रही है, वरना मेरे ऊपर चिल्लाती रहती थी। तुम पागल हो क्या? माना वो तुम पर चिल्ला देती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं है वो। तुम्हारे ऐसे बर्ताव से उनको लगा कि तुम्हारे ऊपर कोई आत्मा का साया है और वो तुम्हारे लिए परेशान है। इतना भी परेशान मत करो उन्हें। सच में मुझे भी लगता है कि अब बहुत हो गया ये पुष्पा बनने का खेल। सासू माँ को सच बता देती हूँ कि मैं एक फिल्म देख कर आई थी जिसकी हरकतें मैं करके दिखा रही थी। हाँ ठीक है। दोनों पति पत्नी लंबी बहस करने के बाद जब बाहर सुजाता को सच बताने आते हैं तो देखते हैं कि सुजाता टीवी ऑन करके उसमें पुष्पा फिल्म देख रही है और उसको देखते देखते बोलती है, अच्छा तो बहू के अंदर ये पुष्पा यहाँ से आया था। उस दिन ये मंदिर नहीं गए थे मतलब। आने दो बाहर दोनों को। बहुत बन ली बहू पुष्पा, अब पुष्पा बनने की बारी मेरी। अब मैं इन दोनों को छोड़ेगी नहीं साला। सुजाता की ये बात सुनकर नमन और आशिका एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं, अब हम नहीं बचेंगे साला। अब तक आशिका के ऊपर पुष्पा का नशा इतना था कि सुजाता परेशान हो गई थी, लेकिन अब सुजाता के पुष्पा बनने पर आशिका का क्या हाल होगा ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सास आखिर बहू से भी बढ़कर ही होती है। कनिष्का अपने ऑफिस से घर आकर बैग सोफे पर रखकर सीधा अपनी माँ के पास जाकर कहती है, मम्मी खाने में क्या बनाया है आपने? घिया और रायता बनाया है। क्या है मम्मी, घिया तोरी टिंडे के अलावा भी आप कुछ और बनाती ही नहीं है कभी। मेरा मन नहीं है ये सब खाने का। चुपचाप जो बना है ना वो खा ले। और हाँ, कल से ना तेरे नाम का खाना ही नहीं बनेगा घर में। हाँ तो सही है, फिर कोई अच्छे से सब्जी बना लिया करो ना। मेरा चावल खाने का मन था वैसे भी आज। खुद ही बना लिया कर, फिर खुद भी कुछ सीख ले। हाँ हाँ थोड़ा आराम करके फिर बनाती हूँ। मेरा कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा। साथ वाली चाची के घर जाकर पूछती हूँ क्या बनाया है उन्होंने। अरे बाहर क्यों जा रही है तू इतनी रात को? मम्मी मैं अभी आ रही हूँ, चाची के घर जा रही हूँ। कनिष्का अपनी चाची मंजू के घर जाकर बोलती है, मंजू चाची खाने में क्या बनाया है आज आपने? बेटा मैंने तो दाल चावल बनाए हैं, खा ले। दीदी ने क्या बनाया है? मम्मी ने तो आज घिया बनाया है जो मुझे कतई पसंद नहीं है। कोई नहीं, तू मेरे पास खा ले। ठीक है चाची, गुड नाइट। कनिष्का अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी चाची ने क्या बढ़िया मजेदार दाल चावल बना रखे थे। मैं तो उंगलियां चाटती ही रह गई। अच्छा उंगलियां तो नहीं खाई तूने। अब तुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों से मांग मांग कर खाना जो तुझे अच्छा लगने लगा है। दाल चावल खाने के बाद अपनी मम्मी की थोड़ी सी डांट खाकर कनिष्का सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो तैयार होकर बोलती है, ऑफिस जा रही हूँ मैं। अरे खाना तो लेती जा बेटा। चाची ने जो रात को मुझे दाल चावल पैक करके दिए थे ना, वही लेकर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मंजू कनिष्का को बुलाकर घर ले आती है और उसे दाल चावल बनाना सिखाती है, जिसके बाद कनिष्का अपने घर आकर भी दाल चावल बनाती है और अपनी मम्मी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी उसकी माँ खाते हुए बोलती है, बहुत बढ़िया खाना बनाया बेटा तूने। पहली बार इतना बढ़िया खाना बनाया ना कि पूछे मत। ऐसे ही कनिष्का को दाल चावल खाने का
भारी शौक चढ़ जाता है और वो आए दिन दाल चावल बना बना कर खाती रहती। तभी उसकी माँ एक दिन कहती है, अरे अपने ससुराल वालों को क्या आए दिन दाल चावल बनाकर खिलाया करेगी, कुछ और बनाना भी सीख ले। मम्मी मैं कुछ भी बना सकती हूँ, सब कुछ आता है मुझे बनाना। चल सही है, कम से कम मेरे सर की बला तो टली। अब तू अपने ससुराल वालों को भूखा तो नहीं मरने देगी, कुछ तो बनाकर खिला ही देगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कनिष्का के लिए प्रदीप नाम के लड़के का रिश्ता आता है और लड़के की माँ तारा और पिता सुरेंद्र कनिष्का को देखकर कहते हैं, बेटा घर का काम और खाना बनाना आता है ना, क्या क्या बना लेती हो? जी सब कुछ बनाना आता है, सब बना लेती हूँ। मुंह बनाना तो नहीं आता ना छोटी छोटी बातों पर? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरी बिटिया बड़ी समझदार है। फिर तो बढ़िया है। चलो भाई, हमें तो बहू बहुत पसंद है। क्यों तारा, अब आप बताओ कैसी लगी बहू? हाँ सही है बहू तो। आपको हमारा बेटा पसंद है तो शादी की बात आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ हमें तो पसंद है, तो बस एक बार दोनों बच्चे आपस में बात कर लेते तो बड़ा बेहतर होता। प्रदीप और कनिष्का भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और घर वाले सही मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा देती है। कनिष्का शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ पर उसकी सास गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ बहू अंदर आओ, बहुत सुंदर है, नजर न लगे तुझे किसी की, एकदम चांद का टुकड़ा है, आराम से अंदर आ जा। प्रदीप बहू को कमरा दिखा दे बेटा, जरूरत हो तो कुछ मांग लेना। ठीक है माँ जी। तारा कुछ देर बाद दूध का ग्लास लेकर अपनी बहू के कमरे में जाकर कहती है, लो बहू दूध पी लो, फिर आराम कर लेना। और बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, आज हम वही बना लेंगे। माँ जी कुछ भी बना लो, मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ। नहीं बेटा शर्माओ मत, आज से ये तुम्हारा घर है। बताओ बताओ। माँ जी दाल चावल बहुत पसंद है मुझे। चल आज तेरी पसंद से दाल चावल ही बना लेते हैं। तारा सबके लिए दाल चावल और रायता बनाकर टेबल पर रखती है। सभी टेबल पर आकर खाना खाने लगते हैं। तभी दाल चावल देखकर प्रदीप बोलता है, मम्मी आज दाल चावल क्यों बना लिया आपने? पनीर चाप या मलाई कोफ्ता ये सब बनाते ना? बेटा बहू को दाल चावल ही पसंद है, इसलिए मैंने यह बना लिया। खाना कैसा लगा बेटा तुझे? अच्छा है माँ जी। और दो बेटा? नहीं नहीं माँ जी बस हो गया। और दो ना बहू, इतने में पेट थोड़ी भरा होगा, सही से खा लेना बेटा। अरे नहीं नहीं, सच में मेरा पेट भर गया बस। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद कनिष्का के हाथों की मेहंदी उतरते ही वो पूरा घर संभालने लगती है और खाना भी बनाती है। एक रात कनिष्का सबके लिए दाल चावल बनाती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं, जिसके बाद खाना देखकर फिर प्रदीप कहता है, क्या बात है, लगता है आपको दाल चावल बात बहुत पसंद है। आज भी दाल भात चोखा ही बनाया है इसी खुशी में आपने। आत्मा प्रसन्न हो गई, बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू ने। सच में बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने दाल भात चोखा। एक्सपर्ट हो तुम, शेफ थी क्या पहले? इतना अच्छा खाना बनाना किससे सीखा? जी वो मैंने मेरी चाची से बनाना सीखा था। सच में बहू तारीफ लायक है, आज का खाना बहुत अच्छा बना है। तारीफ सुनकर कनिष्का बहुत खुश होती है, जिस पर उसे शगुन भी मिलता है। और ऐसे ही कनिष्का रोज दाल चावल बनाकर रख लिया करती। ये देखकर एक दिन खाने की टेबल पर बैठी तारा कहती है, बेटा रोज रोज एक ही चीज खाकर मन उब गया है, और कुछ बना लिया कर। रोज रोज दाल चावल सही नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज पूरा दिन वॉशरूम में थी मैं। यार पेट भी नहीं भरता रोज रोज चावल खाने से, इतने भी पसंद नहीं है। तारीफ क्या कर दी, तुम तो रोज रोज दाल भात बना कर रख देती हो। बाकी सब्जियां खत्म हो गई क्या? दाल 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 24 घंटे दाल चावल ही मिलते हैं, तबीयत खराब करोगी सबकी। दाल न हो गई बीरबल की खिचड़ी हो गई, बस भी करो, बात को खत्म करो, कल से बना लेगी बहू। और तू आराम से बात करा कर। नहीं पापा जी सही बोल रहे हैं ये। ऐसे ही गुस्से में प्रदीप खाना छोड़कर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और सबके लिए कढ़ाई पनीर मंगवा लेता है, जिसके बाद सब खाना खाकर आराम करने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद कनिष्का के ससुर बोलते हैं, आज मेरा दाल चावल खाने का मन कर रहा है, बहू के हाथ के दाल चावल बनवाओ। बेटा आज तू दाल चावल बना ले,
तेरे पापा जी का दाल चावल खाने का मन कर रहा है। मेरा भी कुछ बनाने का मन नहीं है वैसे भी आज तो मजा आ गया। मेरे दिल की बात बोल दी पापा जी ने। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। लेकिन माँ जी, उन्होंने नहीं खाए तो? खा लेगा, अब तो बहुत दिनों बाद बन रहे हैं। शाम को खाना बनाने के बाद कनिष्का कहती है, खाना बन गया माँ जी। टेबल पर रख दो, सब आ रहे हैं खाने के लिए। वाह जी, आज तो दाल भात। ओ बबुआ, दाल भात खाई बो। तू सुधरेगा नहीं ना, बहू से पंगे लेता रहता है। रीमा और संजय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। एक दिन संजय कॉलेज कैंटीन में आता है और रीमा से कहता है, हाय, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हुआ? आज बड़े खुश हो तुम, क्या मिल गया? हाँ, खुश तो मैं हूँ क्योंकि तुमने आज प्रॉमिस किया था कि हम मूवी देखने जाएंगे, तो मैंने टिकट बुक कर ली। चलो चलते हैं हम दोनों, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, पर तुम्हें याद था। लेकिन सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है। फिर कभी चलें? अरे यार, मूड ऑफ मत करो, मैं तो तुम्हारे इन बहानों से परेशान हो गया हूँ। कभी कल, कभी परसों, छोड़ो यार तुम। सॉरी ना यार, मूड ऑफ मत करो, फिर कभी चलते हैं ना। गुस्सा करने से क्या होगा? ओके सी यू, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके फाइन, जाओ तुम। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जिसके बाद संजय को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो बड़ी खुशी के साथ अपने घर लौटकर अपनी माँ निर्मला को जोर जोर से आवाज देते हुए कहता है, माँ कहाँ हो आप? आ रही हूँ बेटा, किचन में हूँ। मैं ही आता हूँ। माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और सैलरी भी अच्छी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं अभी सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। ऐसे ही कुछ हफ्ते और निकल जाते हैं। संजय अपने ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहने लगता है। तभी एक दिन संजय की माँ उसके कमरे में आकर बोलती है, बेटा अब तो तुझे नौकरी भी मिल गई और तेरी उम्र भी हो गई, तो अब तू शादी कर ले, मुझे भी बहू का सुख मिल जाएगा। तू कहे तो देखूं तेरे लिए लड़की, या कोई है तेरी नजर में? हाँ माँ, है, एक लड़की है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और उसकी फैमिली भी रेडी है शादी के लिए। ठीक है, फिर देर किस बात की, करवा देते हैं तेरी शादी। निर्मला अपने बेटे की बड़े ही धूमधाम से शादी करवाती है और अपनी बहू रीमा को अपने घर ले आती है और बड़े ही प्यार से उसका स्वागत करती है। कुछ दिन बाद निर्मला अपनी बहू को कहती है, बहू, ओ बहू, मेरे कमरे में आना। जी माँ जी, कहिए। बहू, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, तुम थोड़ा घर का ख्याल रखना। जी माँ जी, ठीक है। ऐसे ही कुछ हफ्ते और निकल जाते हैं और कुछ दिन बाद जब निर्मला अपनी तीर्थ यात्रा से वापस घर आती है तो देखती है कि घर बहुत चमक रहा होता है। वो आते ही अपनी बहू को बुलाती है। क्या बात है बहू, घर तो बहुत चमक रहा है, तुमने घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अरे माँ जी, आप आ गई। हाँ माँ जी, घर तो चमक रहा है, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया, ये सब काम तो घर के नौकरों ने किया है। रुकिए, मैं मिलवाती हूँ आपको सबसे। रीमा सभी नौकरों को बुलाती है और अपनी सास से मिलवाती है। तभी निर्मला रीमा से कहती है, बहू, तूने घर के काम के लिए इतने सारे नौकर रखे हैं, ये तो तू खुद भी कर सकती थी, तो इतने नौकर क्यों बहू? हाँ माँ जी, मैं कर लेती, लेकिन संजय को बहुत काम रहता है तो मैं उनका ध्यान रखने में बिजी रहती हूँ। अगर मैं घर के काम करूँगी तो आपके बेटे का ध्यान कब रखूंगी, इसलिए मैंने घर के काम के लिए नौकर रखे हैं। अच्छा ठीक है बहू। ऐसे ही कुछ हफ्ते और निकल जाते हैं और एक दिन अचानक किसी वजह से संजय की नौकरी चली जाती है, जिसके कारण सभी नौकरों को निकालना पड़ता है। और यह देखकर रीमा कहती है, हे भगवान, घर का इतना सारा काम अब मुझे ही करना पड़ेगा। हाय, इतना काम मुझसे तो नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं बहू, मैं तेरी मदद कर दूंगी सभी कामों में। अगली सुबह निर्मला जल्दी उठकर घर का सारा काम कर लेती है और किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी उसकी बहू रीमा आती है और कहती है, अरे माँ जी, आपने तो सारा काम अकेले ही कर लिया, मुझे आवाज दे देती ना तो मैं आपके हेल्प करवा देती। कोई बात नहीं बहू, तुम कल से मदद करवा देना जल्दी उठकर। जी माँ जी, मैं कल जल्दी उठ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी। अच्छा, अब आ गई हो तो नाश्ता टेबल पर लगा दो, मैं आती हूँ। जी माँ जी, लगाती हूँ। कुछ देर बाद जब रीमा की सास वापस आती है तो देखती है कि नाश्ता किचन में ही रखा होता है और रीमा आराम से अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। ये देखकर निर्मला अपनी बहू रीमा को बुलाकर कहती है, बहू, तुमने नाश्ता टेबल पर क्यों नहीं लगाया?
अरे माँ जी, वो मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, इसलिए मैं चली गई, वरना मैं लगा देती। कोई बात नहीं। अगली सुबह रीमा की सास रीमा को कई बार आवाज देती है, लेकिन रीमा कोई जवाब नहीं देती। उसकी सास थककर चुप हो जाती है। कुछ देर बाद रीमा आती है और बोलती है, अरे माँ जी, अब मुझे बोल देती ना मदद के लिए। मैंने बहुत आवाज दी बहू, पर तूने सुना ही नहीं। वो माँ जी, टीवी चल रहा था ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं बहू। ऐसे ही कुछ हफ्ते और निकल गए। निर्मला रोज सुबह उठती और घर और किचन का सारा काम अकेले ही करती, और रीमा हर काम के लिए कोई न कोई बहाना तैयार ही रखती। उसके बहाना बनाने की इस आदत को देखकर निर्मला सोचती है, ये तो बहुत बड़ी बहानेबाज है, इसको तो सीधा करना ही पड़ेगा। अगले दिन निर्मला अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, बहू, कल से मेरा 15 दिन का व्रत है, तो तुम कल से सिर्फ अपना और अपने पति के लिए ही खाना बनाना। मैं सिर्फ प्रसाद खाऊंगी। ठीक है माँ जी। रीमा रोज सुबह ब्रेड जैम से काम चला लेती और रात में बाहर से खाना मंगवा लेती, और घर के छोटे मोटे काम संजय से बहाना मारकर करवा लेती। रीमा की सास निर्मला सब देखकर भी अनदेखा कर देती। कुछ दिन बाद दोनों के पेट में दर्द चालू हो जाता है। तभी एक रोज संजय अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बाहर का खा खा कर और कमजोरी भी लग रही है। बेटा, रोज बाहर का खाएगा तो दर्द तो होगा ही ना। बहू को बोल कुछ घर में बना ले। हाँ ठीक है माँ। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। पूरा घर बिखरा हुआ और गंदा पड़ा होता है। रीमा कोई साफ सफाई नहीं करती, बस पूरे दिन कमरे में बैठकर टीवी देखती रहती है। पूरे घर में बदबू आने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। दोनों की हालत और भी खराब हो जाती है। तभी रीमा के माता पिता उससे मिलने उसके घर आते हैं और घर की हालत देखकर बोलते हैं, रीमा, ये क्या है? तुमने ये घर की और अपनी क्या हालत बना रखी है? इतने काले निशान है तुम्हारे चेहरे पर। खाना नहीं मिलता क्या तुम्हें खाने को? कुछ नहीं माँ, बस वो तबीयत ठीक नहीं है ना, बस, और कोई बात नहीं। तुम्हारा पूरा घर बिखरा हुआ है, कितना गंदा है। ये चारों तरफ मकड़ी के जाले और गंदगी, और अपनी हालत देखो, घर की देखो, कैसे रहते हो तुम सब यहाँ। तभी रीमा की सास आती है और अपनी बहू के माता पिता से बोलती है, आपकी बेटी घर का कोई काम नहीं करती, साफ सफाई भी नहीं करती। पहले तो थोड़ा बहुत संजय कर लेता था, पर वो अब ऑफिस जाने लगा है। आवाजें सुनकर संजय भी कमरे से बाहर आता है और उसे देखकर रीमा के माता पिता गुस्से में कहते हैं, संजय की और अपनी हालत देखो तुम। ये भी तुम्हारा घर है और इसे सही से और साफ सुथरा रखना तुम्हारा काम है। तुम्हें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। जी, आप दोनों सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है बेटी, अब हम चलते हैं, पर हमें दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी पिताजी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तो देखा दोस्तों आपने, हमेशा बाहर का खाना और गंदगी में रहना हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है। इसीलिए हेल्दी फूड खाइए और साफ सुथरे वातावरण में रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।